बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ इशाल इत्मान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज भी हमारी यही है। पहली स्टोरी भी, और जो तारीख का मामला है वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया है। वजूहात क्या है? क्योंकि तवक्को यही थी कि बहुत हंगामा होगा, सज़ा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार एक नई तारीख दी गई है। अब ये फैसला जुम्मा यानी कि 17 जनवरी को सुनाए जाने की तवक्को है। इस पर तफसील से बात करेंगे और फिर बात करेंगे PSL 10 प्लेयर्स ड्राफ्टिंग। कौन सी टीम किसने किस खिलाड़ी को ख़रीदा है, और 6 फ्रेंचाइजेज़ ने अपने स्टार पर मुश्तमिल स्क्वाड का इंतखाब फाइनली कर लिया है। तो ज़बरदस्त एक इवेंट देखने को मिलेगा क्रिकेट की दुनिया से। मुल्की और गैर मुल्की बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान आएंगे, और तवक्को की जाती है कि हर बार की तरह इस बार भी ये एक यादगार इवेंट होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी की, जिस मर्ज में पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप कर गया है। दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के 6 करोड़ मरीजों में से सिर्फ पाकिस्तान में से 1 करोड़ मरीज इसमें शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त पाकिस्तान में ही हेपेटाइटिस सी के मरीजों की बताई जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी तशख़ीस और इसके हल के ऊपर भी बात होगी। जी हाँ, इसके अलावा बात होगी कतर ने गजा जंगबंदी का हतमी मुसवदा इसराइल और हमास को फाइनली भिजवा दिया है। और दूसरी तरफ ट्रंप ने गजा से यरगमालियों को ना छोड़ने पर ख़तरनाक नताइज की एक धमकी फिर से दोहरा दी है। मुसलसल धमकियाँ दोहराई जा रही हैं, और ढिठाई की हद ये है कि वो मज़लूम फ़लस्तीनी जिन पे पहले ही ज़िंदगी तंग कर दी गई है, खुराक अद्वियात भी उनसे छीन ली गई हैं, अब एक बार फिर से उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर मेरे ओथ उठाने तक यरगमालियों को हमास ने ना छोड़ा तो उन पे जुल्म के और पहाड़ भी ढाए जाएंगे। इसके अलावा बात होगी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह का आज यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तो उनके मर्तबे, उनकी शान और उनकी जो खदमात हैं दीन इस्लाम के लिए, इस पर भी रोशनी आज के प्रोग्राम में डालेंगे। आगाज़ कर लेते हैं उस बड़ी ख़बर से। सियासी हलचल गुज़श्ता रोज़ तवक्को यही थी कि मचेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अब शकूक व शुबात होने लग गए हैं कि क्या कोई डील हो रही है, क्या कोई बैकडोर राबते हो रहे हैं। असल मामला हुआ क्या है? गुज़श्ता रोज़ किस तरह से ये फैसला नहीं सुनाया गया, क्योंकि वक्त था 11 बजे का। जज साहब पहले आगे कमरे अदालत में, बिल्कुल, और वो पहले ही नाला होकर चले भी गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान अभी तक पहुंचे नहीं है, बुखला नहीं है। तो ये मामला हुआ क्या, जरा देखिए। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जज नासिर जावेद ने कहा कि बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो अदालत पेश नहीं हुई। बानी PTI को 2 बार पैगाम भिजवाया, लेकिन वो भी पेश नहीं हुए। मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्जिमान और ना ही उनके वकला पेश हुए। उन्होंने कहा कि फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ट्रायल 1 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। नाब रेफरेंस का ट्रायल गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था। केस का फैसला इब्तदाई तौर पर 23 दिसंबर को सुनाया जाना था। अदालत ने छुट्टियों और कोर्स के बायस समाअत मुलतवी करते हुए कहा था कि केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। ताहम 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया जा सका। गुज़श्ता समाअत पर जज नासिर जावेद राना की रुख्सत के बायस फैसला नहीं सुनाया गया। बुशरा बीबी और बानी PTI की अदालत में गैर हाजिरी के बायस फैसला नहीं सुनाया गया। 190 मिलियन पाउंड केस 1 दिसंबर 2023 को एहतसाब अदालत में दायर किया गया। मुल्जिमान पर 27 फरवरी 2024 को फर्दे जुर्म आयद हुई थी। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए। रिपोर्ट देखी है। सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। हुमायूं साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अब शकूक व शुबात उठ रहे हैं दोनों तरफ से। आप लोगों का ये ख्याल है कि ये क्या मामला है? कोई दबाव डालने की साजिश या कोशिश तो नहीं हो रही मुज़ाकरात में? दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जी कोई मुज़ाकरात के बैक पीछे कोई डील की कोशिश भी की जा रही है। तो असल मामला है क्या? 3 तारीखें दे दी गई लेकिन फैसला नहीं आया। हो क्या रहा है ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरी जो असेसमेंट है वो ये है, इस केस के अंदर कुछ नहीं है। उसकी 2 वजूहात है। बेसिकली इसके अंदर प्रोसीड ऑफ क्राइम कुछ नहीं है। ना तो कोई जजमेंट आई है यूके से, ना कोई और चीज आई है। नैब ने भी कहा था कि इसके अंदर कोई क्राइम नहीं है। उसके अलावा हर जगह से ये हुआ था
सिर्फ ये हुआ था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ था दो पार्टियों के दरमियान। एक को हम एनसीए कहते हैं, दूसरे को हम मलिक रियाज कहते हैं। मलिक रियाज ने जो पैसा दिया वो उन्होंने हसन नवाज से एक प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की थी जो कि वन हाइड पार्क है। सवाल उठता है वन हाइड पार्क उनके पास आया कहां से, वो बाद में हम कर लेंगे। ये जब पैसा उन लोगों ने आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, उस सेटलमेंट की एक एग्रीमेंट थी कि इसको हम सीक्रेट रखेंगे, कोई इसकी सीक्रेसी को रिवील नहीं करेगा, जिसकी बेसिस पे वो बंद लिफाफा आज भी बंद है। अगर इन लोगों में हिम्मत है उस बंद लिफाफे को खुलवा कर देख लें। तो हमायूं साहब इल्जाम ये है इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने काबीना से, कैबिनेट से भी छुपाए रखा ये मामला। ये इल्जाम जो है ये तो दुरुस्त भी है क्योंकि इसको सीगाए राज में रखने का एक फैसला किया गया था और गो के इसको राज में रखा गया। अमाउंट जो खजाने में जमा करवानी थी उसको सेटलमेंट की मद में जमा करवा दिया गया, लेकिन वो अभी तक खजाने में पहुंची नहीं है। 190 मिलियन का इल्जाम जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर लग गया। इस सेटलमेंट को किस तरह से आप देखते हैं कि वो सेटलमेंट अगर की भी गई थी तो फिर भी खजाने में, कौमी खजाने में तो आनी चाहिए थी? और फिर जो उन्होंने बारों बार सारा कुछ, वो कहते हैं ना कि एक साइड पे रख के सारा कुछ मामला खुद ही तय कर लिए, उसका इल्जाम भी तो है उन पे। सबसे बड़े झूठ इन लोगों ने, सिवाय झूठ के अलावा इन लोगों ने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया। सारा झूठ है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना तो इमरान खान ने इसको किसी से छुपा के रखा है। एक एग्रीमेंट आया था, उस एग्रीमेंट के तहत उसको आप रिवील नहीं कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि जब एनसीए ने मलिक रियाज को कहा कि आप बताओ ये कौन से, हमें वो बता दो कि जिस अकाउंट में ये पैसे जाए, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट का। और ये याद रखें, ये वो पैसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट, जो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि ये पैसे वो अपने वो करने, उस अकाउंट में नहीं गया। वो आज वैसे ही स्टैंड करता है। नंबर 2, ये सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था। सुप्रीम कोर्ट में से गवर्नमेंट ने आधे पैसे, फेडरल गवर्नमेंट ले चुकी है, आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट क्लेम कर चुकी है। ये पैसा एज ऑफ नाउ ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के पास है। नंबर 2, अभी आपको क्या लगता है हमायूं साहब के खान साहब बरी हो जाएंगे? जुम्मे को जो फैसला आना है, क्या इस बार भी एक और नई तारीख तो नहीं मिल जाएगी? और उस तारीख को होने क्या जा रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सर जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस पूरे 190 मिलियन पाउंड की जो बात कर रहे हैं, इस पूरे में से 1 पाउंड छोड़े 1 पेनी भी इमरान खान या उनकी बेगम के अकाउंट में नहीं गया। जो 480 या जितने भी एकड़ जमीन या केनाल जमीन थी जो कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, जहां पे बच्चों को सहाबा इकराम, जैसे अभी आप कह रहे थे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो उन लोगों की तालीम देने के लिए वहां पे एक ट्रस्ट बनाया गया था। वो सारी की सारी जमीन उधर है आज भी के नाम पे। उसमें से 1 इंच की जमीन ना इमरान खान को मिली है ना उनकी। लेकिन बात यह है हमायूं साहब के उनके अकाउंट में नहीं गई है। ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आप बता रहे हैं कि मौजूद हैं, फिर अभी तक फैसला ताखीर का शिकार क्यों है? और अगर जुमे का बताया जा रहा है कि केस का फैसला जुमे को सुनाया जाएगा, तो क्या उम्मीद है आपको जुमे को सुनाया जाएगा और इमरान साहब के हक में आएगा, या फिर आपको लगता है कि ये कोई दबाव या प्रेशर ही डालने की कोशिश की जा रही है, जुमे को भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा? मुझे एक बात बताएं, इद्दत का केस का जो फैसला था, इद्दत से ज्यादा घटिया केस ये है। इद्दत इतना घटिया केस था, उसमें आप सबको पता है कि किस तरीके से सजा सुनाई गई थी। तो मुझे कोई बरीद नहीं है इन लोगों से कि ये इसमें भी सजा सुना देंगे। हालांकि इन ट्रू सेंस 1 रुपया, 1 पाउंड छोड़े, 1 पेनी छोड़े, 1 केनाल छोड़े, 1 इंच छोड़े, ना इमरान खान ना उनकी बेगम के अकाउंट में किया है। लेकिन इन लोगों ने, झूठों ने, इन लोगों ने एज यूजुअल सारा का सारा मलबा एक शख्स के ऊपर डाला जो कि करता क्या है, जो कि गरीबों के लिए हमायूं साहब, अब मुद्दा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी नेकी के काम में सहाबा कराम की तालीमात के लिए एक यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट खोली जानी थी अल-कादिर ट्रस्ट के नाम से, तो अगर आप कहीं पर डाका डालें और चोरी कर लें और फिर हज करने चले जाएं,
और उस कहें कि जी ये हमारा हज कबूल हो जाए, तो क्या ये काबिल कबूल होगा? और ये दो जुर्म थे बेसिकली जो बिजनेस टाइकून के साथ मुंसलिक थे। एक से उन्हें रिलीफ दिलवा के दूसरी सज़ा में उन्हें एडजस्ट कर देना, तो ये सारा कुछ कैबिनेट की इल्म में लाए बगैर हो जाना। इल्ज़ाम तो ये है कि एक तो राज में रखा गया, ट्रस्ट में नहीं लिया गया कैबिनेट को, और फिर मुल्क की दौलत को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देना। सर सबसे पहले ये याद रखें, ये कैबिनेट से नहीं, ये हर एक से राजदार है। इसमें इमरान खान को भी नहीं पता। ये एक एग्रीमेंट है, एनसीए का एग्रीमेंट है मलिक रियाज के साथ, कि ये इस एग्रीमेंट को आप नहीं खोलेंगे। ये पैसा आ रहा है, इसको मलिक रियाज के साथ उनका डील था, मलिक रियाज से जो भी अकाउंट खोला उसमें। नंबर 2, ये एडजस्टमेंट नहीं हुई। अच्छा। उनको जो उनके पास उनके जो पैसे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके आपने वो देने, वो आज भी कायम है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। ये दूसरा झूठ। लेकिन ये तो कराची बहरिया की मद में जुर्माना जो उन्हें किया गया था, ये तो उसी मद में उन्होंने जमा करवाई। उन्होंने यही कहा था कि मेरी उस अमाउंट की जगह पर ये एडजस्ट कर दिया जाए। नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछ लें, ये पैसा उस अकाउंट तो ये पैसा किस अकाउंट में गया फिर हुमायूं साहब? ये पैसा किस अकाउंट में गया? ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया या उसके खिलाफ? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो इस स्पेसिफिक मामले से 190 मिलियन पाउंड से तो लेना देना ही नहीं था, क्योंकि जुर्माना तो उन्हें कराची बहरिया में हुआ था, और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, तो वो किस मकसद के लिए गया? ये मलिक रियाज ने एनसीए के साथ एग्रीमेंट किया, एनसीए ने अकाउंट पूछा। तो क्या वो ये इख्तियार उनके पास है कि वो डायरेक्टली सेटलमेंट कर सकें? क्योंकि अगर बरतानिया ने उनके असासे जब्त किए और एक रकम पाकिस्तान के हवाले की, तो क्या डायरेक्टली मलिक रियाज को बिजनेस टाइकून ये डील कर सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कराएंगे या हुकूमत पाकिस्तान अपने अकाउंट में कराएगी? सर जी इस तरह है कि उस जो एनसीए ना, उन्होंने एक डीलिंग हुई थी वहां पे 1 हाई पार्क की बिटवीन हसन नवाज और मलिक रियाज। उन्होंने कहा कि ये ओवर सेलिंग हो रही है, उन्होंने वहां पे पकड़ा। उसके बाद मलिक रियाज से पूछा ये पैसा कहां से, क्या चीज है? मलिक रियाज ने वहां पे सेटलमेंट कराई आउट ऑफ कोर्ट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब है इसमें कोई जजमेंट नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, ये पैसे वापस भेजना पड़ेंगे हमें पाकिस्तान। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा आप बताओ किस अकाउंट में भेजे। मलिक रियाज ने उनको अकाउंट दिया, वो जिस अकाउंट में आया वो पाकिस्तान का अकाउंट है। ये याद रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट हुमायूं साहब 450 अरब रुपए की वाजबात थे कराची बहरिया के, जिनको 190 मिलियन में तय करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जो हम देख रहे हैं ट्रस्ट के लिए जो जमीन दी गई है, वो मलिक रियाज साहब ने किस मद में दी है? वो किसी ना किसी बेनिफिट की सूरत में ही आई है ना? देखिए एक सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी नॉलेज इंप्रूव करके यहाँ बैठे। आप जो बातें कर रही हैं, आप गलत तरफ जा रही हैं। ना तो कोई सेटलमेंट हुई है। सर फिर आपने जो कहा कि एग्रीमेंट का पता भी नहीं था इमरान खान साहब को, भी उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। या आप लोग बात कर लें या मुझे बात करने दें। जी फरमाइए आप। ये सेटलमेंट नहीं हुई। ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, इसमें से 1 रुपए कहीं बाहर नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट ये भी गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। जब सुप्रीम कोर्ट चलान करती है, किसी को मचल के करती है, गवर्नमेंट के पैसे में जाती है। वहां से गवर्नमेंट ने क्लेम कर लिया है। आधे पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने क्लेम किए, आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम किए हैं। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी उन लोगों ने क्लेम किया है। इसमें से 1 रुपए नहीं गया। और वो जो बहरिया टाउन वाला था, वो आज भी वैसे ही स्टैंड करता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। और इसके अलावा 480 के नाम की जमीन भी कोई खान साहब ने अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी वहां से ले ली, और ये जो सेटलमेंट होनी थी वो तो बहरहाल हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, हमने आपका मौकिफ ले लिया है। बहरहाल ये फैसला कोर्ट के अंदर होना है। हमने या किसी और ने तो ये फैसला नहीं करना जो सेटलमेंट तब हुई है। उसके हवाले से हम तो सिर्फ अदाद शुमार जो थे वो आपके साथ शेयर कर रहे थे, आपके सामने रख रहे थे और आपकी राय लेने की कोशिश कर रहे थे। 90 मिलियन पाउंड का जो कादर ट्रस्ट केस है, जिसका फैसला अब तक नहीं आ रहा, 17 जनवरी को ये फैसला आना है। देखते हैं कि इस बार फैसला आता है, ये एक नई तारीख आती है, क्योंकि पहले ही खान साहब एहतसाब अदालत के जज के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ
बात ये भी हो रही है कि फैसल वाडा साहब जो कि वक्त से पहले ही खबरें दे देते हैं, और किसी ज़माने में जिस तरह शेख रशीद साहब सियासी पंडित हुआ करते थे, तो आजकल के हिसाब से उनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी सही साबित होती हैं। तो इस बार देखते हैं कि कितनी सही साबित होती है, क्योंकि वो तो बड़ा बरमला इजहार कर चुके हैं कि सज़ा होगी, देर सवेर हो सकती है, लेकिन जब भी फैसला आएगा वो खान साहब के खिलाफ आएगा। तो देखते हैं क्या फैसला आता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की एक बेटी की कम उम्री में ही पाकिस्तान की पहचान बनने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा, जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल जी, उन्होंने 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड का एजाज़ हासिल किया था। अरफा करीम 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई और सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज़ हासिल कर लिया था। बहुत छोटी उम्र है, बहुत छोटी उम्र में, और इंस्पायर करने के लिए एक ज़बरदस्त वो शख्सियत थी, और उनकी बातें सुन के लगता नहीं था कि वो महज इतनी कम उम्र हैं। और अरफा ने अपनी लाजवाल काबिश की बिना पर ही फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाज़ात भी हासिल किए थे। तो उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक, उनकी कामयाबियों से मुतल्लिक एक रिपोर्ट देखते हैं। तो चंचल और जिंदगी खोलकर जीने वाली अरफा ने दुबई की फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 बरस की उम्र में त्यारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ने पर लाहौर के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो चंद रोज कोमा में रहने के बाद 14 जनवरी 2012 को खाले के हकीकी से जा मिली। जनवरी 2012 में हुकूमत ने अरफा करीम के नाम पर डाक का यादगारी टिकट जारी करने की मंजूरी दी, जबकि पंजाब हुकूमत ने होनहार तालबा के नाम पर लाहौर में अरफा करीम IT टावर तामीर करवाया। तो आज 13वीं बरसी है अरफा करीम की। छोटी सी उम्र में वो इस दुनिया से जहान फ़ानी से रुखसत हो गई, लेकिन उनकी यादें, उनकी कामयाबियाँ हमेशा मशलेरा रहेंगी हमारी बच्चियों के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए। और हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। बहुत सारे अहम स्टोरीज दीगर भी हैं जो शामिल करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। तो नज़ारिन, फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2025 के ड्राफ्ट की तकरीब हो चुकी है। फ्रेंचाइजेस मालिकान और टीम मैनेजमेंट ड्राफ्ट की तकरीब में शरीक हुए। ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है, जिसमें लाहौर कलंदर्स होंगे हर बार की तरह, कराची किंग्स होंगे, पेशावर ज़ल्मी होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड होगा, मुल्तान सुल्तान्स होंगे। तो सारी टीमें अपना भरपूर मुकाबला करने जा रही हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि चाहे वो बाबर आजम हो या शादाब खान हो या मोहम्मद रिजवान हो, ये तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ पाकिस्तानी शायकीन खेलते हुए देखना चाहते हैं, वो एक्शन में नजर आते हैं। इसी तरह से लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना थे, समीन राना थे। जो इवेंट हुआ गुज़श्ता रोज़, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भी ड्राफ्ट की तकरीब में मौजूद थे। और ड्राफ्ट की जो तकरीब थी ये हुजूरी बाग लाहौर में मुनक्किद हुई। ज़बरदस्त इवेंट था, शाही किले में मुनक्किद किया गया था इसे। और ओलंपियन अरशद नदीम भी PSL ड्राफ्ट की तकरीब में शामिल हुए, क्योंकि वो हमारे लेजेंड हैं, और जिस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया, उन्हें कैसे इस तरह के इवेंट में भूला जा सकता है। तो भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं। और आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तो पहले ही रेनोवेट हो चुके हैं, तो जब PSL होगा उन स्टेडियम्स में तो यकीनी तौर पर मज़ा और भी दुबारा हो जाएगा। तो कहीं आपने भूलना नहीं है। टिकट्स कैसे ही ओपन होंगी तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। विशाल, कैसी एक्सपेक्टेशन है इस बार PSL 10 कैसा होने जा रहा है? देखते हैं कि कैसी है, किसकी कितनी बोली लगी है। हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, क्यों ना उन्हीं से जान लिया जाए। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई, PSL का जो खिलाड़ी हैं वो चुन लिए गए हैं, ऑक्शन जो हुआ है किसकी कितनी बोली लगी है और किसने किस खिलाड़ियों को किस दाम पे खरीदा है, इसके हवाले से थोड़ी सी अगर बात करें तो इस वक्त कौन नंबर ले गया है? थैंक यू वेरी मच जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन एक तो बहुत सक्सेस स्टोरी है। और सिकंदर रजा की स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा कि उनसे पूछा गया कि PSL और IPL, तो उन्होंने कहा मेरी प्रेफरेंस पाकिस्तान सुपर लीग है, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ गेम की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग फार बेटर देन इंडियन प्रीमियर लीग। इस साल ये हुआ कि इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग ये विंडो जो थी बिल्कुल क्लैश कर रही है। इंडियन प्रीमियर लीग की पहले ड्राफ्टिंग हो गई, आपको पता है कि वो प्लेयर जो पिक कर लिए गए और जो नहीं पिक किए गए वो अवेलेबल थे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी प्लेयर्स के जहन में कि वो वेट करते कि उनको इंडियन प्रीमियर लीग में पिक किया जाएगा नहीं। कि अब उनको ये क्लियर था कि वहां वो नहीं खेल रहे, तो पाकिस्तान सुपर लीग वो खेल। टॉप ब्रांड ऑफ प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। 7 प्लेयर्स न्यूजीलैंड के पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसमें उनके फॉर्मर कैप्टन केन विलियमसन, डैरल मिचेल, एक के बाद माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, तो बड़ी अच्छी एक लॉट आई है। सबसे महंगा खिलाड़ी इसमें से कौन सा है?
डेविड वार्नर जनाब, ऑस्ट्रेलियन swashbuckling ओपनिंग बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड, $3 लाख। आप $3 अंदाजा कर लें लाख इसको। जी, $3 लाख अच्छा, में, और साथ में ये भी डेविड बताएगा कि एक तो महंगा प्लेयर कौन कौन सी टीम में शामिल है, बड़ा जो नाम है, क्योंकि उससे एक्साइटमेंट मजीद बढ़ जाती है। साथ में ये भी बताएगा कि सेमीफाइनल और फाइनल जीतने वालों को क्या क्या इनामात मिलने वाले हैं। देखिए, अगर लाहौर कलंदर की प्लैटिनम कैटेगरी, सबसे फर्स्ट पिक थी प्लैटिनम कैटेगरी, तो लाहौर कलंदर ने जो पिक किया है वो तो डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। उसके बाद फखर जमान, ऑल्दो के पाकिस्तान टीम में इस वक्त नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ उसमें फॉर्म में वापस आए हैं। एंड देन दे हैव द कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। कराची किंग्स, इनके पास एडम मिल, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है, वो हैं, और डेविड वार्नर सबसे बड़ी पिक कराची किंग की है। और अब्बास आफरीदी जो मुल्तान सुल्तान में थे वहां से छोड़कर अब ये कराची किंग में आ गए। देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सरफराज जो कैप्टन थे उनके 9 एडिशन में लगातार, उनको इस साल नहीं पिक किया गया, और उनको नई जिम्मेदारी, जिस आप भी सुन रहे होंगे कि उन्हें कोच की जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन जो प्लैटिनम कैटेगरी में फहीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्विच होकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आए। फिर देन दे हैव फिन एलन, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन, और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े। लाहौर कलंदर्स ने भी प्लैटिनम कैटेगरी में हमाद भाई मिचेल को पिक किया है। हमारी तो सारी की सारी वो उम्मीदें, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, हमारी दुआएं और हमारी पूरी की पूरी सपोर्ट लाहौर कलंदर्स के साथ है। जरा हमाद भाई से देखते हैं। हमाद भाई, आप भी बताइएगा इस जवाब के बाद कि आपकी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि एक तो शहर की वाबस्तगी होती है ना, जिस तरह से हम लाहौर के, हमारी ख्वाहिशों की लाहौर जीते, शहर की वाबस्तगी से हट के डिजर्व कौन सी टीम करती है आपके ख्याल में, किसे जीतना चाहिए मैच? देखिए, इस्लामाबाद क्योंकि लगातार इस टूर्नामेंट जीती है, लाहौर कलंदर 2 दफा जीती है। आपने शहर की वाबस्तगी की बात की, मी बीइंग इस्लामाबादियन, तो मैं तो सपोर्ट करूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अब तक की जो उनकी पिक है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। शादाब खान की बड़ी कैलकुलेटेड पिक नजर आ रही है। जब प्लैटिनम की बात करते हैं ना, तो इंटेंट के साथ खेलना और टोन सेट करना पावर प्ले में, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू शॉट को पिक किया, और मैथ्यू शॉट बड़े ब्रूटल हैं और पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते, होकर पुल उनका बहुत। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी मैं देखना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जहां ट्रू बाउंस होता है आपको बआसानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यहाँ लो बाउंस होगी। यहाँ हो सकता है कि नए बॉल से बॉलर भी ना बॉल कर रहा हो, स्पिन बॉल कर रहा हो स्पिनर, तो क्या स्पिनर भी वो इतने इफेक्टिव हो सकते हैं? तो ये जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए एक, मैं कहूंगा कि एक टेस्ट है कि वो अपने स्किल्स को कितना और एनहांस करते हैं कि अदर देन अपनी कंडीशन के यहाँ पे आके इन कंडीशन में एक्सेल कर सके। अच्छा, फिर पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो बाबर आजम, किंग बाबर आजम फॉर्म में वापस आए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइन। पेशावर ज़ल्मी से खेलें या पाकिस्तान से खेलें, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइन है कि बाबर आजम वापस आ गए। साइम अयूब, मेरे ख्याल से जब ये लीग शुरू होगी तब तक वो पूरी तरह फिट भी हो चुके होंगे। अच्छा, तो डेट्स भी अनाउंस हो गई हमाद भाई कि इवेंट कब से कब तक होगा? जी बिल्कुल, डेट अनाउंस हो गई है। ये अप्रैल और मई में होने जा रहा है, और 19 अप्रैल से इसका आगाज होगा। तो डेट अनाउंस हो गई है। और हमाद भाई, वैसे अगर हम देखें तो अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी है पाकिस्तान में हो रही है, और उसके बाद पीएसएल, तो पीएसएल का जो एक जोश और जुनून होता है अवाम में कुछ ज़्यादा ही देखने को हमें मिलता है। हम देखते हैं कि बच्चा बच्चा उसके साथ जो है वो जुड़ जाता है, और फिर टीमें इस हिसाब से चुनी जाती हैं, जैसे जैसे परफॉर्मेंस जो बेहतर होती है तो हम अपना जो है वो पलटते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी उस टीम के साथ कभी उस टीम के साथ। तो किस तरह से इस इवेंट को इस बार देखते हैं, किस तरह, कितना पुरजोश इवेंट होने जा रहा है ये? देखिए, सिटी वाइज कराने, इनको नेम देने का मकसद ही यही था कि आपकी एसोसिएशन है, आप अपनी अपनी सिटीज की टीम को बैक करें, और क्राउड बिल्कुल आता है, आपको नजर आता है। मैं इवन इस्लामाबाद में आपको बताऊं, पिंडी में जब मैच होता है और पेशावर ज़ल्मी अगर खेल रही हो, तो केपीके कोई पेशावर को इतना दूर नहीं है, तो ऑलमोस्ट 80% क्राउड जो है वो केपीके का होता है, पेशावर ज़ल्मी को बैक कर रहा होता है। तो अगर ये पेशावर में जाकर मैच हो गया तो आप अंदाजा करें कि क्या जबरदस्त उनको वहां पे बैकिंग मिल सकती है। इसी तरह क्वेटा में ज्यादा मैचेस होने चाहिए। मुझे अफसोस हुआ कि इसकी सेरेमनी पहले जो अनाउंस की गई थी गवादर में, इसको करवाना चाहिए था, या फिर अनाउंस ही ना करते। प्लानिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक दिन आप अनाउंस करते हैं, फिर आप उसके बाद से शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि जो चीज अनाउंस कर रहे हैं फिर उस पर स्टिक करें, ताकि इमेज अच्छा जाए। ये नहीं हो कि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला कर दिया और फिर आपको उसके फैसला वापस लेना। और वैसे भी गवादर का जो स्टेडियम है वो देखने से ताल्लुक रखता है, यकीनी तौर पे फैंस के लिए एक दिलचस्पी का बायस भी होता है। बहुत शुक्रिया मां सिद्दीकी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान का अपना इवेंट, के अंदर जब इंटरनेशनल प्लेयर्स का तड़का लगता है तो इसकी अहमियत और जो एक्साइटमेंट है वो और भी बढ़ जाती है।
हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं हमारे पास, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और बात करेंगे हेपेटाइटिस सी की, जो कि दुनिया भर में इस वक्त फैलता चला जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो आए रोज़ हम देखते हैं। अगर इकदाम बर वक्त ना किए गए तो पाकिस्तान को 2035 तक हेपेटाइटिस सी के 1 करोड़ से जो 1 लाख से जायद केसेस, 1 करोड़ 10 लाख से तकरीबन जायद केसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस अमराज के हवाले से हमारे साथ हमारे माहिरीन मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, माहिर इमराज़े मैदा और जिगर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये जो इशू है ये हम देखते हैं कि हर दूसरे घर में कोई एक पेशेंट निकल आता है और बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है अब तो। इसकी वजूहात क्या हैं और ये कितनी टाइप का है, हेपेटाइटिस बी, सी और भी कुछ इसकी इकसाम है? हेपेटाइटिस बेसिकली 2 अक़साम का होता है, एक वाटर बोन जो आलूदा ग़िज़ा या पानी से फैलता है, और एक ब्लड बोन जैसे HIV एड्स है, वो ब्लड से या सिरिंजों के इस्तेमाल से इस तरह फैलते हैं। तो वाटर बोन है वो एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, जो कि एकदम जिसको पीला यरकान भी आम ज़ुबान में कहा जाता है, और जो ब्लड बोन है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, वो दायमी शक्ल इख्तियार कर लेता है। वायरस एक दफ़ा बॉडी में चला जाए तो वो निकल नहीं सकता और वो वहीं रहता है ज़्यादातर, और फिर वो जिगर को सिरोसिस और लिवर कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो है बर वक्त तशखीस और इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आप ब्लड वाला बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो वैक्सीन के ज़रिए भी ठीक नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? हेपेटाइटिस बी जो है उसकी शरह पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 3% है। अच्छा। उसकी वैक्सीन है और वो गवर्नमेंट ने अब अपना EPI प्रोग्राम जो है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसका हिस्सा बनाया हुआ है। वो प्रॉब्लम हमारी काफ़ी हद तक कम होती जा रही है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दोनों हेपेटाइटिस क्योरेबल हैं? दोनों हेपेटाइटिस का इलाज मुमकिन है अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो हेपेटाइटिस सी क्योरेबल है और हेपेटाइटिस बी का फिल वक्त क्योर तकरीबन नामुमकिन है, मगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें दवा जो है ओरल टैबलेट होती है, वो बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है और लंबा अरसा लेनी पड़ती है, 5 साल से लेकर ता हयात तक उसका कोर्स है, और वो इतना बड़ा इशू नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। ज़रूर है, मगर मेन जो मसला है इस वक्त पाकिस्तान का वो है हेपेटाइटिस सी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, 6 करोड़ पूरी दुनिया में मरीज़ हैं, पाकिस्तान में उसमें से 1 करोड़ मरीज़ मौजूद हैं, और 2 जो आपने अक़साम बताई हैं, एक खुराक या पानी के ज़रिए, दूसरा ब्लड के ज़रिए, सिरिंजेस के ज़रिए ये जो फैलता है। ज़्यादा बड़ी तादाद पाकिस्तान में कौन सी है और इतनी बड़ी तादाद होने की वजह क्या है? कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? इसके ऊपर काफ़ी तहकीक हो चुकी है। दुनिया में हेपेटाइटिस सी के 170 मिलियन केस हैं, विच मीन्स इट्स 17 करोड़। अच्छा। तो उनमें से पाकिस्तान की जो शरह है हेपेटाइटिस सी की वो 6 से 8% समझी जाती है। तो 1 करोड़ से ज़ायद मरीज़ पाकिस्तान में हैं इस वक्त, और ज़्यादातर को ये पता ही नहीं है कि उनको ये है। ऐसा सोचा गया है और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि जब स्मॉल पॉक्स रेडिकेशन हो रही थी पाकिस्तान में लेट 60s में, ये WHO का एक प्रोजेक्ट था जिसमें ये जो चेचक, इसको ख़त्म किया गया था टीके लगाकर। ठीक है। तो उस वक्त ये हमारी आबादी में फैल गया था, क्योंकि आलूदा सिरिंजेस वो बार बार एक ही इस्तेमाल करते थे, और प्रोटोकॉल ये था, मुझे याद है अभी भी कि हम लोग घर में थे तो वो आए, मैं उस वक्त 5-6 साल का हूँगा, तो वो आए, उन्होंने आकर 66 की ये बात है, तो सिरिंज को पहले एक उनके पास लैंप था, बर्नर था। अच्छा। उस पर रखा, और उसके बाद उसको एक थी बॉटल जिसमें वो दवाई थी, और उसके बाद मुझे टीका लगाया, फिर दोबारा उसके ऊपर रखा, तो एक प्रोटोकॉल के तहत लगाया गया। अच्छा, जो आपने हम लोग रहते थे GOR 1 में लाहौर में, मेरे वालिद साहब सिविल सर्विस में थे, मगर जब गांव में ये लोग गए हैं तो इन्होंने बस टीके लगाते गए हैं, ये तो क्राइम और वो जो बड़ा जुल्म प्रोटोकॉल किया है उसको फॉलो नहीं किया।
तो इससे ये फैल गया उस वक्त। डॉक्टर साहब ये तो उस वक्त फैल गया। अगर अब की हम बात करें, जब इंजेक्शन आप लगवाते हैं तो सम टाइम आप एक पेशेंट के ऊपर एक सिरिंज को दूसरी बार यूज कर सकते हैं, क्या उससे भी होता है? या फिर एक सिरिंज 2 लोगों पर यूज नहीं हो सकती है? क्या प्रोटोकॉल है? सिरिंज को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, आप सेम बंदे पर भी दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है। और पाकिस्तान को कहा गया है कि इट इज अ सिरोटिक स्टेट। एक लैंसेट है, बहुत मशहूर जरीदा है मेडिसिन का, उसमें 2004 में एक आर्टिकल छपा था, पाकिस्तान अ सिरोटिक स्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं। उसकी उन्होंने वजह बाद में काफ़ी स्टडी की, WHO ने भी, कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर सालाना तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा टीके लगाए जाते हैं। और सिंध के अंदर उन्होंने एक जगह पे स्टडी किया कि एनुअल सालाना एक बंदे को 10 से 12 टीके लगाए जाते हैं, जबकि दुनिया में इसकी शरह है 1 to 2 इंजेक्शंस पर ईयर। तो हमारे जो सरिंजें यूज़ होती हैं उसमें वो 90% जो टीके लगाए जाते हैं वो समझा जाता है गैर ज़रूरी हैं, और 80% गलत सरिंजों से लगाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो आम प्रैक्टिस है कि आपका गला भी खराब होगा या बुखार हो जाएगा तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कहेंगे जी मुझे फौरी तौर पर इंजेक्शन लगाएं ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। बिल्कुल, हमारे लोगों का ये है कि वो डिमांड करते हैं कि हमें टीका लगाएं ताकि हम फौरन ठीक हों। तो पाकिस्तान में कई बिलियन अरबों सरिंजें यूज़ होती हैं, जिसमें से 90% गैर ज़रूरी हैं और 80% जो हैं वो प्रॉपर तरीके के बगैर या लगाई जाती हैं या डिस्पोज ऑफ कर। डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है, ये रीजन इक्विपमेंट जो है, जो सर्जिकल सारा इक्विपमेंट होता है जो कि आपको सर्जरीज के दौरान आपके ऊपर यूज़ हो रहा होता है, जाहिर है वो सैनिटाइज किया जाता होगा। अगर उसको बाकायदा सैनिटाइज नहीं किया जाता और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में उसे इस्तेमाल किया जाता है तो क्या उससे भी फैलता है या फिर सिर्फ इंजेक्शन जो इंजेक्टेबल है उससे ही ये फैलेगा? नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। 2009 और 10 में पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था, हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, उसका मैं कंट्री हेड था और मैं इस्लामाबाद में जाके लगा, अपनी प्रैक्टिस वगैरह मैंने छोड़ दी और मैं वहाँ चला गया और वहाँ जाकर मैंने ये प्रोग्राम देखा। तो जब वो आए, CDC एक अदारा है USA का, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये अटलांटा है USA में, वहाँ पर तो उन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया है इसको रेडिकेट करने में। कामयाब तो हम नहीं हुए, तो मैंने उसको कहा, जो उनके एक्सपर्ट थे, कि यहाँ पर बड़े क्वैक्स हैं और बड़े ये जो डेंटिस्ट हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है, वो ये काम करते हैं, फुटपाथ के तो उनको तो रोकना चाहिए। कहता है डॉक्टर मोहसिन, फर्स्ट पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, ये आप अपना घर ठीक करें। उनको क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो जो सरकार के अस्पताल हैं और जो डॉक्टरों के क्लिनिक है, ये वहाँ से फैल रहा है। लाख नया मरीज हेपेटाइटिस C और B का बनता है पाकिस्तान में, हर साल 1.5 लाख नए मरीज पैदा हो जाते हैं। ये तो फिर डायरेक्टली अनसेफ इंजेक्शन, वज़ारत सेहत जिम्मेदार है इसको फैलाने की। बिल्कुल, सेहत अदारा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता साहब, ये डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो जिम्मेदार हैं। और ये जो मैंने 1.5-2 अरब इंजेक्शन बोले हैं, इसमें जो EPI में इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो शामिल नहीं है जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, ना ही इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन शामिल है। तो हल क्या है डॉक्टर साहब, अब क्या किया जाए? एक तो ये कि इलाज किस तरह से मुमकिन है, कोई इस मर्ज में मुब्तला हल हो बड़ा चुका है? सिंपल है। 2014 में हमारे से ज़्यादा प्रेवलेंस थी इजिप्ट में, ठीक है, उन्होंने कैसे काबू पाया? हेपेटाइटिस C की, और वहाँ पर क्यों फैला? वहाँ पर भी एक WHO का ये तोहफा था। ये जानबूझ के किया जाता है? नहीं, जानबूझ के नहीं किया जाता, गफलत बरती जाती है? गफलत। और ये है, मतलब ये ऐसी गफलत है जिसका उनको पता ही नहीं था कि दे वर सोइंग सीड्स ऑफ कैटास्ट्रफी, ये तबाही के जो बीज थे वो बोए जा रहे थे। वहाँ पर एक प्रोग्राम था, बिलहार्जिया वहाँ की एक बीमारी है। अच्छा, तो शिस्टोसोमाइसिस उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज में बिलहार्जिया कहते हैं। उसकी इलाज किया गया था, एक इंजेक्टेबल दवाई होती है एंटीमनी, उसके साथ उसको वेन में लगाया जाता है। तो वहाँ पे जो शरह थी हमारे, तो मैंने कहा ना 6 से 8% है, वहाँ 13% थी। अच्छा डॉक्टर, लेकिन उनकी आबादी है कम,
वहाँ उन्होंने इसको रेडिकेट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोगों 6 के साल। पास इस मेडिसिन अभी क्योंकि मौजूद है हेपेटाइटिस सी और बी को ट्रीट करने के लिए, दो तरह के तरीक़ाकार बताए जाते हैं। पहले बताया जाता था कि इंजेक्टेबल है, इंजेक्शंस लगते थे जो कि बहुत हैवी इंजेक्शंस होते थे और पेशेंट एक दफ़ा समझ लें कि पूरा कमज़ोर हो जाता था, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता था उस मेडिसिन के साथ फाइट करने के लिए और उन जरासीम के साथ फाइट करने के लिए। उसके बाद फिर थोड़ी जिद्दत आई और ऑरल मेडिसिन भी आ गई जो इनटेक करके आप मेडिसिन कैप्सूल और टैबलेट्स की सूरत में लेते हैं। कौन सा ज़्यादा मौसर है और इस वक्त कौन सा राइज है? किससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कहाँ से आप दस्तयाब होगी? कहाँ से? ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो ओरल हैं और ये 98% इफेक्टिव हैं। बहुत ही इलाज अब पाकिस्तान में सस्ता हो गया है। ठीक है। लेकिन हमारे जो लोग हैं जिन्होंने फैसला करना है कि ये इलाज किया जाए, पहले कहते थे कि प्रिवेंशन इज बेटर, लेकिन अब कहते हैं ट्रीट टू कंट्रोल। ट्रीट टू कंट्रोल जैसे इजिप्ट में किया उन्होंने रेडिकेट कर दिया ठीक है। 14 से लेके 20 तक। 20 में उन्होंने कहा हम अब हेपेटाइटिस फ्री हो गए। ठीक है। हम वो काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ओरल ट्रीटमेंट बहुत मौसर है डॉक्टर साहब, ये कहाँ से और ये available है? पाकिस्तान में बना रहे हैं ड्रग। एक कहा जाता है कि इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है जहाँ से वैक्सीनेशन इसकी दस्तयाब है, ऐसा ही है या हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी जो आप जो ये ट्रीटमेंट है इसको वैक्सीन नहीं है तो अब टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स हैं? और ये एक गोली रोज खानी है। ठीक है। कोर्स है 12 हफ्ते का और 98% कामयाब है। अब सिर्फ उन्होंने जो इजिप्ट में किया वो ये किया कि टेस्ट एंड ट्रीट, ये सबसे कामयाब तरीका। डॉक्टर साहब, इसके हवाले से एक मिथ भी है कि ये गर्मी की वजह से हो जाता है, गर्म चीज़ें खाने की वजह से हो जाता है। ऐसा जो है बिल्कुल गलत है। ये हमारे जो मतलब तबीब हैं, हकीम मिसकंसेप्शन है। उन्होंने मिसकंसेप्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्रिया, आफ्ताब डॉक्टर मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये काबिल इलाज मर्ज़ है, बर वक्त इसकी तशख़ीस होना ज़रूरी है और इसकी मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए ताकि इस मूजी मर्ज़ से बचा। और जब आप मेडिकेशन कोई भी लेते हैं तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपके डॉक्टर्स जो आपके ऊपर तमाम इक्विपमेंट लगा रहे हैं, आपको सर्जरी के दौरान या किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो बिल्कुल यूज़ ना हो। यहाँ पर हम एक मोनोलॉग जो है वो भी शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं कि दुनिया में तकरीबन 7000 के करीब ज़ुबानें नाज़रीन बोली जाती हैं। दुनिया भर में इंग्लिश जो कि अंग्रेज़ी है सबसे ज़्यादा मशहूर और बोली जाने वाली ज़ुबान है, जिसे 142.5 करोड़ अफराद बोलते हैं। जी। और चीन में बोली जाने वाली ज़बान का इस फहरिस्त में दूसरा नंबर है, जिससे तकरीबन 1.119 अरब अफराद चीन के मुख्तलिफ इलाकों में बोलते हैं। तो दुनिया भर में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली ज़बान है हिंदी, और हिंदी ज़बान बोलने वालों की तादाद तकरीबन 602 मिलियन है, जबकि 559 मिलियन अफराद स्पेनिश बोलते हैं और ये 21 मुल्कों की सरकारी ज़बान भी है। तो इस तरह मुख्तलिफ ज़बानें पूरी दुनिया में जो बोली जाती हैं। और इन ज़ुबानों की फहरिस्त में उर्दू का 10वां नंबर मौजूद है, जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है वहाँ पर बोली जाती है। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत से हम इशूज़ हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और बात करेंगे कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी की। 125वां यौम पैदाइश उनका आज मनाया जा रहा है और अबू अल असर हफीज़ जालंधरी ने अपनी ज़िंदगी का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा इल्म अदब की आबियारी पर लगाया है। नगमाजार हो, सोजो साज हो, तिलखाबा शीरी हो, चिराग सहर हो और बज़म नहीं रज़म हो, उनकी मशहूर मजमूए हैं जिन पर उन्होंने अपना वक्त जो है वो सर्व किया। जी हाँ, हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को भारत के इलाके जालंधर में पैदा हुए और आज़ादी के बाद उन्होंने लाहौर की जानिब नकल मकानी की। हफीज़ जालंधरी मारूफ शायर और नसर निगार थे और उनकी शायरी मजहबी हुब्बुल वतनी और लोक गीतों पर बुनियादी तौर पर मुश्तमिल थी। उनको उनकी खिदमात के सिले में शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खुतबात से नवाजा गया था और उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना तख्लीक करके शोहरत हासिल की। हफीज़ जालंधरी बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी लिख चुके थे और हफीज़ जालंधरी ने अगरचा किसी तालीमी इदारे से तो असनाद हासिल नहीं की, उन्होंने सिर्फ रस्मी तालीम हासिल की, लेकिन तालीम की इस कमी को उन्होंने भरपूर मुताले और रियाजत से पूरा किया और अपनी तालीमी इस्तेदाद भी बढ़ाई। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नामवर शुअरा में अपनी जगह बनाई और इस सिलसिले में उन्हें आला तालीम याफ्ता फ़ारसी के अजीम शायर मौलाना ग़ुलाम कादर बिलग्रामी की सरपरस्ती भी हासिल रही है। तो हफीज़ जालंधरी की शायरी का महवर मोहब्बत, मज़हब और वतन
जो है वो था। और हफीज़ जलंधरी मरहूम ने तहरीक आज़ादी के लिए बहुत कोशिश की, भरपूर उन्होंने हिस्सा लिया इसमें, और उन्होंने आज़ादी की तहरीक को उजागर करने के लिए भी अपने जो इनकलाबी शायरी मजमूए थे वो पेश करते रहे, जिससे एक नया जोश और नया वलवला अवाम में उस वक्त जो है वो उभर कर आता रहा। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। कतर ने मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू के बाद गज़ा जंग बंदी के मुआहदे का जो हतमी मुसवदा था वो हमास और इजराइल को भिजवा दिया है, लेकिन अब इजराइल की जानिब से उसकी नफ़ी की जा रही है। जी हाँ, और सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इसमें एतराज़ बनता भी यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे तभी इस मसले का कोई हल निकल पाएगा। सभी सर जोड़े बैठे हैं और हमास को इसमें शामिल ना किया जाना तशवीश की बात है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें जुनैद, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियों पर उतर आए हैं और वो कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द गज़ा के अंदर जो लोगों को बनाया गया है, बंदी बनाया गया है, यरगमाल बनाया गया है, अगर उनको नहीं छोड़ा जाता तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस उसके अच्छे नहीं होंगे। वो कहते हैं कि मैं क्योंकि इजराइल के साथ हूँ, उसका हामी हूँ, लेकिन मैं अमन का भी हामी हूँ, तो जल्द से जल्द जंगबंदी भी होनी चाहिए। और फिर साथ साथ वो हर बार ये जो मुतालबा करते हैं गज़ा के अंदर मौजूद लोगों की रिहाई का, ये मुतालबा जो इस बार भी उन्होंने किया और धमकियों के साथ। और बाइडन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए। ये मुनाफ़क़त ही इसको कहा जाएगा। एक तरफ आप मलिया मेट कर देते हैं, जंग का साजो सामान मुहैया करते हैं इसराइल को, और साथ में आप उनकी अद्वियात और ख़ुराक को रोकने के बाद इंसानियत की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में जचती नहीं है। ये जो मुआहिदा हुआ है दारुल-हुकूमत दोहा में गज़ा जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए, इस मुज़ाकरात में रात गए मस्बत पेशरफ्त सामने आई थी, जिसके बाद कतर ने मुआहिदे का हतमी मुसवदा जो है वो फाइनल ड्राफ्ट इसराइली हुकाम और हमास के हवाले कर दिया है। लेकिन इसराइली हुकाम इसकी नफ़ी कर रहे हैं कि वो हमें अभी तक इस तरह का कोई ड्राफ्ट मौसूल नहीं हुआ। तो इनकी जो बदनीयती है वो इसी बात से जाहिर होती है। साथ में वही बात है कि हमास को इसमें शामिल किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ वो दूर होंगे तो मसला हल होगा। एक चीज़ नहीं है, वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए बयान। वो कहते हैं कि मैं बाइडन की तरह सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि रुक जाओ, बल्कि मैं मैदान में उतरूंगा, बढ़ के भी कुछ करने का इरादा रखते हैं वो, और इरादे छोड़ूंगा नहीं। ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे और लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। बहरहाल ये मुआहिदा क्या रंग लेकर आता है, क्या इससे जंगबंदी मुमकिन होगी या नहीं, आने वाले दिनों में पता लगेगा। आखिर में बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। आपके इल्म में है कि क्लाइमेट चेंज का सामना है पाकिस्तान को। मौसम के अंदर आंख मशहूरी का सिलसिला जारी है, कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी धुंध ज़्यादा हो जाती है और कभी धूप तेज़ हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। बारिश जो इस मौसम का खासा थी, दिसंबर हो या जनवरी हो, बारिशें हुआ करती थी और फिर मौसम जो है वो सर्द हो जाता था। इस बार हम देख रहे हैं कि बारिशों की बजाय धूप इतनी तेज़ निकलती है कि उसके बाद सर्दी एकदम से लगता है कि सर्दी ख़त्म हो गई, फिर रात होती है, धुंध पड़ती है और उसके बाद फिर से लगता है कि सर्दी वापस आ गई। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार साहब, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। क्या कहते हैं, बारिशें होंगी जनवरी में, आने वाले दिनों में क्या मुतवक्के है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस पहले भी शायद आपसे बात हुई, इस साल बारिशें मामूल से काफ़ी कम है और अभी हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने जो 3 महीनों की प्रेडिक्शन की है जनवरी से लेकर मार्च तक, तो उसमें भी यही इंडिकेट किया गया है कि चंद एक इलाकों को छोड़ के जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में लगते हैं वहाँ तो कुछ ना कुछ एक हल्की फुल्की वेव आती रहती है वेस्टर्ली। अदरवाइज ऑन एवरेज इस दफ़ा कम बारिशें हैं पूरे विंटर सीज़न में, और मे बी के एट द एंड ऑफ द सीज़न आप देखें कि ड्राइएस्ट विंटर हो या वन ऑफ द ड्राइएस्ट साबित हो, इस तरह से है। तो वो एक वेव अलबत्ता मतवक्की है। कोई देखिए 20 तारीख या 22 जनवरी के बाद इम्कान हो सकता है कुछ, खासकर बलूचिस्तान और फिर ऊपर जो तो केपी के इलाके हैं वहाँ पर और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वगैरह में वहाँ पर देखिए बारिशें कम है तो क्या ठंड और सर्दी भी कम पड़ने वाली है? तो ये समझा जाए कि इस बार जल्द ही मौसम गर्म हो सकता है। देखें इस बारे में तो अभी हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। वैसे ठंड तो आपने देखा कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से जो शुरू हुई थी, यानी 7-8 दिसंबर से शुरू हुई थी, तो वो अभी तक खासी ठंड पड़ रही है। यानी पूरा दिसंबर उसी कोल्ड वेव के बायस बिलो एवरेज गया, टेम्परेचर माइनस में रहे हैं, मतलब लेस देन एवरेज रहे हैं। इसी तरह से जनवरी के भी अभी तक जितने 13-14 दिन गुजरे हैं तो लेस देन एवरेज ही टेम्परेचर चल रहे हैं बेशतर जगहों पर। तो मतलब सर्दी अपनी जगह है लेकिन खुश्क सर्दी है। तो अब देखिए ये वेव जो 20-22 के बाद आती है उसमें इम्कान है
कि इस्लामाबाद में भी। अच्छा, और थोड़ा सा फिर ये भी होता है सरदार साहब कि हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से भी सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं कि हवाएं तो चल रही हैं, ये कोई सिस्टम है जो हवाओं का दाखिल हुए हमारे मुल्क के अंदर, और जिस तरह सब कह रहे हैं कि बारिशें नहीं है लेकिन सर्दी रहेगी, इसकी शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी, ये भी बताइएगा। देखिए, इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए मुख्तलिफ तरह से आप उसको उसका वो होता है ना टेम्परेचर रेंजेस के हिसाब से। तो अपर हाफ ऑफ द कंट्री में तो उसके फरवरी के मिड तक या फरवरी के तीसरे हफ्ते तक अमूमन सर्दी रहती है, बल्कि जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहाँ तो फरवरी के आखिर तक रहती है। और साउथ में उसमें सिंध आ जाता है और बलूचिस्तान के जनूबी हिस्से, यहाँ तो फिर जनवरी के एंड तक ही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के पहले हफ्ते तक स्ट्रेच करता है ये सर्दियों का सीज़न। तो इसी तरह से वही मतलब ये रहेगा कि शुमाल में। सरदार साहब, इस बार हम देख रहे हैं कि वो वाली सर्दी की शिद्दत नहीं है, क्योंकि अब लास्ट ईयर की बात की जाए, उससे लास्ट ईयर की बात की जाए तो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी, और अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी होती है तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं पंजाब में, सिंध में, दीगर अजला में भी हमें देखने को मिलता है। इस बार अगर आप देखें तो बर्फ़बारी भी उतनी शदीद नहीं हुई है तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ की, अगर मैं बात कर लूँ तो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नहीं हुई इस दफ़ा। तो देखिए कोई उस तरह का सिग्निफिकेंट, यानी एक ही वेव आई पिछले 1.5 महीने में, समझ लें पूरे दिसंबर के आखिर में जाकर एक हल्की सी वेव आई, तो उसके नतीजे में सवात वगैरह की तरफ तो बर्फबारी हुई, अच्छी भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ गलियात और मरी साइड पे जो इधर लगता है आपका पंजाब का, समझ लें मरी और फिर हज़ारा डिवीजन में गलियात और दूसरे कावान नारान, उस तरफ इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो वही बात है कि इस साल कोई ऐसी एक्टिव वेस्टर्ली वेव अभी तक मतलब पाकिस्तान में एंटर ही नहीं हुई। और ये जो आप बता रहे हैं कि 20-22 के बाद एक्सपेक्टेड है कि सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होना, ये किस तरफ से दाखिल होगा और कितना दौरानिया इसका हो सकता है सरदार साहब? ये 4 से 5 दिन का दौरानिया दिखाई दे रहा है इसका। देखिए अब एज ऑफ टुडेज कंडीशन बीच में आपको पता है कि चेंज होती रहती हैं। अभी तो आज 14 तारीख है और इसको एक आध हफ्ता बाकी है मटीरियलाइज होने में। एंट्री तो आपको पता है कि वेस्टर्ली वेव की वही अफगानिस्तान से या ईरान के रास्ते से होती है पाकिस्तान में। और जो आप ठंड की बात कर रहे थे तो वो जाहिर है कि साइबेरिया के ऊपर जो हाई प्रेशर बनता है, साइबेरियन हाई उसे हम कहते हैं, वो खासा स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से कोल्ड एयर प्रिवेल कर रही है पूरे पाकिस्तान के ऊपर। तो कुछ जगहों पर तो खासी सर्दी, यानी स्कर्दू साइड पे तो -12 -13 तक टेम्परेचर मतलब मुसलसल ही चला आ रहा है पिछले एक आध हफ्ते से। और इसी तरह से कुछ इलाके भी हैं बलूचिस्तान में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 दिनों में कोई हल्की फुल्की बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश कोयटा और गिरदोनवा वगैरह में। लेकिन जो बाकायदा अच्छी वेव है वो 20 या 22 के बाद एक आती हुई दिखाई देती है। तो सरदार सर, तब तक तो जो एक सिट्रस फ्रूट का बड़ा मौसम है ये सर्दियों का, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती तो हमारे जो इसमें माहिरीन है वो ये कहते हैं कि फ्रूट की पैदावार भी कम हो जाती है और उतना अच्छा फ्रूट जो वो हमें मार्केट्स में दस्तियाब नहीं होता है। तो सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। जुनेद, जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि मौसम बदल रहा है, उसी तरह से फ्रूट्स भी आप देखें, सिट्रस फ्रूट्स मार्केट में बहुत कम हो गए हैं और अच्छी क्वालिटी आपको और मौसमी अमराज भी आप उसका शिकार होते हैं, आपके बच्चे बुजुर्ग खासतौर पे ज़्यादा मुतासर होते हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम। लेकिन ऐसे में शहद जो है कुदरती ग़िज़ा है, उसका इस्तेमाल करें, उसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। लेकिन उसमें भी कमी वाक़ई हो रही है, आपको पता है? वो मक्खियों में कमी वाक़ई हो रही है और जाहिर बात है शहद की मक्खियाँ कम होंगी तो फिर शहद की प्रोडक्शन भी कम होगी। लेकिन इससे पहले कि हम मक्खियों की कमी पर बात करें, ज़रा शहद की अफादियत पे, इसके फ़वाइद पे एक नज़र डालते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़ज़ाओं में से एक शहद है। शहद की तारीख पर नज़र डालें तो कदीम यूनान में शहद को खुदा की पसंदीदा खुराक कहा जाता था, जबकि चीन में इसे दवा कहा जाता था। शहद के 4 रंग होते हैं, सफ़ेद, सर्द, सुर्ख और काला। ये रंग मक्खी की उम्र के एतबार से होते हैं। सफ़ेद रंग जवान मक्खी से, जर्द रंग उधेड़ उम्र वाली से, सुर्ख रंग बूढ़ी मक्खी से और काला रंग उस मक्खी से हासिल होने वाले शहद का होता है जो इससे ज़ायद उम्र में पहुँच चुकी हो। शहद अपनी गर्म खासियत के बायस मुख्तलिफ बीमारियों जैसे नज़ला, खांसी, सीने के इन्फेक्शन, बुखार या सर्दी लगने की सूरत में बच्चों और बड़ों के लिए यकसा फ़ायदेमंद होता है। ये ब्लड शुगर को भी बढ़ने नहीं देता। ये उन मक्खियों की मेहनत का फल होता है जो दिन भर एक फूल से दूसरे
दूसरे फूल पर बैठकर उनका रस इकट्ठा करती हैं और उसे एक सुनहरी माल में तब्दील करती हैं। शहद की मक्खियाँ फूलों से रस जमा करने के बाद उसे अपने घर यानी शहद के छत्ते तक ले जाती हैं। खालिस शहद में अमाइनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और शुगर पाई जाती है। शहद में फ्रिक्टोज नामी एक ऐसा जुज़ पाया जाता है जो उसे चीनी से भी ज्यादा मीठा बनाता है। शहद को कई सालों से जरासीम कश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्याल किया जाता है कि ये जख्मों के भरने के अमल को तेज करता है। ये जलने की सूरत में बनने वाले जख्मों को भरने और उनके जिस्म पर से दाग तक को खत्म करने में मददगार साबित होता है। अफादियत तो बहुत ज़्यादा है शहद की, लेकिन शहद की मक्खी ना सिर्फ शहद फ्राहम करती है आपको, बल्कि इसी नन्हे कीड़े के बायस फूल भी खिलते हैं। लेकिन अब इन मक्खियों की आबादी तेज़ी से कम हो रही है। कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल के बाद आलूदगी, दरख्तों और पौधों की कमी, इन नन्हे कीड़ों की नस्ल भी तबाह होकर रह गई है। जुनैद जी हाँ, और हमें इसकी नशोनुमा के लिए, इसकी मालूम होती नस्ल को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि शहद की जो अफादियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।